और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है तैतीस सागर। तैतीस सागर एक प्राचीन सागर है जो पेल्जिया तथा मेसोजोइक काल के दौरान अस्तित्व में था। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथा की देवी तैतीस के नाम पर रखा गया, जो कि समुद्र की देवी है। यह सागर काल मुख्य रूप से पैलेजोइक लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर मेसोजोइक लगभग 86 मिलियन वर्ष पूर्व तक विद्यमान रहा। विस्तार: यह सागर गोंडवाना, दक्षिण महाद्वीप और लॉरेशिया उत्तरी महाद्वीप के बीच में विस्तृत था। महत्व: यह सागर जीवों के विकास और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण था। इसके तल में विशाल मात्रा में अवसादी चट्टानें जमा हुई। तैतीस सागर अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं जो उस समय के जीवन और पर्यावरण की जानकारी देते हैं। इसकी अवसादी चट्टानें आज तक पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्पत्ति व विनाश: निर्माण: पैलेजोइक काल में गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच एक गहरा अवसाद बना, जिसमें समुद्र का जल भर गया और तैतीस सागर का निर्माण हुआ। अस्तित्व: मेसोजोइक काल में यह सागर विस्तृत रहा। इसके किनारे कई अवसादी चट्टानें जमा हुई। समाप्ति: भू आंदोलन के कारण गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया आपस में टकराए, जिससे तैतीस सागर सिकुड़ गया और अंत में विलुप्त हो गया। तैतीस सागर की अवसादी चट्टानें और पर्वत: तैतीस सागर की अवसादी चट्टानें गोंडवाना और लॉरेशिया के टकराने के मोड़ के ऊंचे पर्वतों के रूप में परावर्तित हो गई। उदाहरणतः हिमालय पर्वत भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत; आल्प्स पर्वत यूरोप, जाग्रस पर्वत ईरान, एटलस पर्वत उत्तरी अमेरिका, अग्रमोइन पर्वत इटली। जीवाश्म: तैतीस सागर की अवसादी चट्टानों में निम्नलिखित प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं: समुद्री जीव, एनामोइड्स, ब्रैकफिश, मूंगों, शंख तथा घोंगे। निष्कर्ष: तैतीस सागर ने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, पर्वत निर्माण, अवसादी चट्टानों के निर्माण, जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इसका अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसके निशान, पृथ्वी की चट्टानें और पर्वतें आज भी संरक्षित हैं। तैतीस सागर था प्राचीन काल में गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच विशाल ताल में। भारत के दर्रे: पर्वतों के बीच स्थित वह नीचा भाग या मार्ग जिससे होकर लोग व्यापार, सेना या यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बोजिल दर्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को काराकोरम से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर से को लद्दाख से। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जम्मू से। पीर पंचाल दर्रा कश्मीर घाटी को पीर पंचाल श्रृंखला के पार से। केरलन दर्रा कुपवाड़ा को गितकल पाकिस्तान से। ब्रुजिल दर्रा हुनुजा गलितय के चीन शिंगाजिया से। काराकोरम दर्रा लद्दाख को शिंजागिया चीन से। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। मंत्राला दर्रा चिपकिला के पास तिब्बत को जोड़ता है। दर्रों के नाम: नथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। मान दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को कोलाल समिति से। बारालाचाला दर्रा लाहौल स्पीति को जास्कर लद्दाख से। चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। दर्रों के नाम: डीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। बुमला दर्रा तवांग अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। ल्यूतला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। दर्रों का महत्व: ये व्यापारिक, पर्यटन, सेना और रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई दर्रे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होते हैं। ये क्षेत्रों के बीच आगमन को सुगम बनाते हैं। प्राचीन काल से भी ये रेशम मार्ग के हिस्से थे। याद रखने की ट्रिक: जो बोले वो बनिहाल से आकर आता है। लीपू लेक मानवता का, नथुला सिक्किम का नाता है। नोट: भारत के अधिकांश दर्रे हम उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सामयिक दृष्टि से नथुला, जोजिला, लिपू लेक, काराकोरम दर्रे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत के सबसे अधिक दर्रे जम्मू कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जोजिला दर्रा कश्मीर को लद्दाख से। रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से। नथुला दर्रा सिक्किम के तिब्बत से। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। काराकोरम लद्दाख को शिंजियांग चीन से। नदी परियोजना: नदी परियोजना किसी नदी के जल को निरंतर उपयोग में लाने के लिए बनाए गए बांध, बैराज, नहर, जलाशय इत्यादि को नदी परियोजना कहते हैं। भारत की प्रमुख नदी परियोजना: भांगड़ा नागला परियोजना, सतलज पंजाब हरियाणा हिमालय, हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर झारखंड पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा गुजरात, कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, गांधी सागर परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, जवाहर सागर परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, बाण सागर परियोजना सोन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तेहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड, उकाई परियोजना तापी गुजरात, भांगड़ा नागल परियोजना नदी सतलज राज्य पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। मुख्य विशेषता सिंचाई बिजली उत्पादन बाढ़ नियंत्रण। हीराकुंड परियोजना महानदी से संबंधित राज्य उड़ीसा। मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण सिंचाई बिजली उत्पादन। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी राज्य झारखंड पश्चिम बंगाल। उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण बिजली उत्पादन सिंचाई। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। मुख्य उद्देश्य व विशेषता सिंचाई बिजली उत्पादन। इंदिरा सागर नर्मदा नदी परियोजना राज्य मध्य प्रदेश सिंचाई बिजली उत्पादन। सरदार सरोवर नर्मदा नदी परियोजना राज्य गुजरात सिंचाई पेयजल बिजली उत्पादन। तेहरी भागीरथी नदी राज्य उत्तराखंड बिजली उत्पादन पेयजल बाढ़ नियंत्रण। कोयना नदी कोयना राज्य महाराष्ट्र। मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन लाभ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मृदा संरक्षण व जल संरक्षण, रोजगार के अवसर बढ़ाना। चुनौतियां व हानि बड़े क्षेत्र में डूब क्षेत्र बनता है, विस्थापन की समस्या, वन्य जीवन को नुकसान, मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव, उच्च लागत, पर्यावरणीय संतुलन। याद रखने की ट्रिक। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई। इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में जल संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए नदी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वीप समूह अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। भारत के समुद्री द्वीप समूह 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये दोनों समूह समुद्र दृष्टि से भारत के लिए सामूहिक आर्थिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थान बंगाल की खाड़ी में स्थित। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुल द्वीप 836 जिसमें 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं। भूगोलिक विस्तार 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 2 भाग अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप। अंडमान द्वीप कुल द्वीप लगभग 204। प्रमुख द्वीप उत्तर अंडमान मध्य अंडमान दक्षिण अंडमान। वार्ता हैवलॉक स्वराज द्वीप। मुख्य आकर्षण केंद्र सूर्य राजधानी बीच माउंट हेरियर राष्ट्रीय उद्यान। निकोबार द्वीप कुल द्वीप लगभग 632। प्रमुख द्वीप कार निकोबार नाकोबारी कैमलन केवट ग्रेट निकोबार। मुख्य आकर्षण इंदिरा पॉइंट गाथलिया बीच नारकोंडे ज्वालामुखी। लक्षद्वीप स्थान अरब सागर में स्थित। राजधानी कारवरती। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कुल द्वीप 36 जिसमें 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। भूगोलिक विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। प्रमुख विशेषता यह एक प्रवाल द्वीपीय समूह है। विशेषतः यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं। यहाँ की भाषा मलयालम है। मुख्य यहाँ के प्रमुख उद्योग नारियल मछली पालन। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह कावरवती। स्थान अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। प्रशासन अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। कुल द्वीप 836। लक्षद्वीप कुल द्वीप 36। 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में कुल 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं। द्वीपों का प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी व टेक्टोनिक गतिविधियों पर आधारित। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों पर आधारित। समुद्र बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप समूह अरब सागर। सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार। लक्षद्वीप समूह में कावरवती। यह द्वीप समूह भारत की सुरक्षा मत्स्य पालन पर्यटन व जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय उद्यान भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं जहां वन्य जीव, वनस्पति व प्राकृतिक प्राणियों की रक्षा के लिए मानव गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इनकी स्थापना वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक आवास की रक्षा, जैव विविधता को सुरक्षित करना, प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देना। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नाम हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, राज्य उत्तराखंड, स्थापना 1936, नामकरण प्रसिद्ध शिकारी वन्य जीव संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में कुल 100 राष्ट्रीय उद्यान 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेम्स नेशनल पार्क लद्दाख, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वंजीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त कुछ राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी, कांजीरंगा आदि। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सिमिपाल ओडिशा, क्विलिट राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डिजिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नामादापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, मुकराची राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बेटाला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, महावीर वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान या मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होती हैं। इसमें पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। शिकार, लकड़ी, चारगाह इत्यादि पूरी तरह वर्जित होते हैं। उदाहरणतः जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यह नियंत्रण मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें आंशिक संरक्षण प्राप्त होता है। कुछ गतिविधियां जैसे चराई, ईंधन संग्रह इत्यादि की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए कच्छ कारण अभ्यारण्य। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा, गैसों या राख इत्यादि किसी मुख या द्वार से निकलने वाला जिसके शंकु के आकार या गुंबद के आकार की संरचना होती है। ज्वालामुखी के कुछ भाग ज्वालामुखी राख और गैसें, मुख्य कैटर, लावा प्रवाह, पार्श्व छिद्र, मुख्य छिद्र, मैग्मा कश। ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकृति संरचना उदार की प्रकृति के आधार पर। शीर्ष ज्वालामुखी आकार में बहुत विशाल, ढाल बहुत कम होती है, लावा पतला और द्रव होता है, उदार शांतिपूर्वक और बार बार होता है, चपटे ढालदार होते हैं। मोनोलावा हवाई द्वीप, कोलावा हवाई द्वीप। शीर्ष ज्वालामुखी का उदाहरण कंपोजिट व स्ट्रोबोलो ज्वालामुखी आकार में ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं। लावा गाढ़ा होता है, उदार प्राय विस्फोटक होते हैं। लावा राख गैसें ज्वालामुखी के टुकड़े परतों से बनते हैं जैसे माउंट फूजी जापान, एटना इटली। स्लेंडर कोन ज्वालामुखी आकार में छोटे, शंकु के आकार के, लावा गैसों के साथ निकलता और टुकड़े सिलेंडर के रूप में चारों ओर गिरता, उदार आल्पकिक होता है। सिलेंडर सकोरिया छिद्र युक्त टुकड़ों से बने होते हैं। उदाहरणतः पारिकुटिन मेक्सिको, सेंट हेलेक्टर यूएसए। लावा डोमेन ज्वालामुखी लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। लावा धीरे धीरे मुख से निकलकर पास ही जमा होकर गुंबद बना लेता है। उदार कम विस्फोटक परंतु खतरनाक हो जाता है। माउंट सेंट हेलेस यूएसए। माउंट पेले कैरिबियन इसके प्रमुख उदाहरण। ज्वालामुखी उदार लाभदायक है, उपजाऊ मिट्टी बनती है, खनिजों की प्राप्ति होती है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम ओरा डेरा सोलवे सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना, चिली। कोटोपैक्सी सक्रिय इक्वाडोर। मोनोलावा सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर पाया जाता है। माउंट कैम्ब्रिन सक्रिय ज्वालामुखी, कैम्ब्रिन अफ्रीका। माउंट हेला सक्रिय ज्वालामुखी इटली। माउंट विलुसियस सक्रिय ज्वालामुखी इटली, भूमध्य सागर। माउंट हकेला सक्रिय ज्वालामुखी आइसलैंड। माउंट लोकी सक्रिय ज्वालामुखी आइसलैंड। किलिमंजारो प्रमुख हवाई द्वीप की भूमध्य सागरीय की खाड़ी इटली। स्ट्रोबेलो सक्रिय ज्वालामुखी लाप्री द्वीप समूह, भूमध्य सागर। क्राटोवा प्रमुख ज्वालामुखी इंडोनेशिया। पिको इंडिमा सक्रिय ज्वालामुखी इक्वेडर। यारुस ज्वालामुखी प्रमुख वानुतुना। माउंट तारा ज्वालामुखी फिलिप्सन। माउंट कोला सक्रिय ज्वालामुखी आइसलैंड। देवंतर ज्वालामुखी ईरान। फोनो तूफा ज्वालामुखी ईरान। माउंट फूजी ज्वालामुखी
शांत ज्वालामुखी है, जापान में पाया जाता है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट मेरेबिन सक्रिय ज्वालामुखी तंजानिया, सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका, सक्रिय हाल समय या वर्तमान में क्रियाशील रहते हैं। शांत ज्वालामुखी वर्तमान में निष्क्रिय लेकिन भविष्य में भी कभी फट सकते हैं। इसी प्रकार के एक ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली का ज्वालामुखी। इटली का ज्वालामुखी काफ़ी समय तक उसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन उसमें बाद में अचानक विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। प्रमुख ज्वालामुखी, बहुत बड़ा विस्फोट तथा प्रसिद्ध ज्वालामुखी इटली का एटाना ज्वालामुखी, लगातार विस्फोट होता रहता है। इसे वहाँ के ज्वालामुखी को प्रकाश्य का स्तंभ भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के भीतर का पिघला भाग पदार्थ मैग्मा जब धरातल की सतह पर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कुछ भाग हैं। ज्वालामुखी लावा के प्रकार: बेसाल्ट लावामुखी, पतला, कम चिपा, एडोशिक, मध्यम चिपचिपा, रोकोलाइट, गाढ़ा तथा अधिक चिपका। ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर। इन्हें रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्लेट वृत्तकानी की सीमा पर हॉटस्पॉट क्षेत्रों जैसे हवाई द्वीप। ज्वालामुखी के लाभ: उपजाऊ मिट्टी, खनिजों के भंडार, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, पर्यटन को महत्व। हानि: जनधन की हानि, राख और गैसों से प्रदूषण, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव, फसलें और संपत्ति नष्ट। भारत के मृदा के प्रकार: मृदा पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है जिनका वितरण जलवायु, चट्टान, वनस्पति, स्थलाकृति और समय पर निर्भर करता है। भारत की प्रमुख मृदा: जलोढ़ मृदा। यह मृदा नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनती है। यह काफ़ी उपजाऊ होती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय मैदान, डेल्टा क्षेत्र। भारत में 7 प्रमुख प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा: यह मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। दक्कन का पठार: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में यह पाई जाती है। लाल मृदा यह मृदा लाल व पीले रंग की होती है। इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक होती है। क्षेत्र: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कुछ भाग। लेटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा अधिक वर्षा व गर्म आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भाग में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा: यह मृदा शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हुमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। पर्वतीय मृदा: यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। पीट व दलदली मृदा: यह मृदा जल भराव वाले दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय: वनों की कटाई को रोकना, ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, फसल चक्र अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना, अधिक सिंचाई से बचना। जनसंख्या संसाधन है प्रदेश: भारत की जनसंख्या संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति व आर्थिक स्थिति के आधार पर भारत को 6 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया गया है। विभाजन का आधार: जनसंख्या घनत्व, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास का स्तर, तकनीकीय विकास, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कारक। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दुर्गम व विरल जनसंख्या वाला है। यहाँ वनों, जल विद्युत, पर्यटन व खनिजों की प्रचुरता है। यह क्षेत्र सामयिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तरी मैदानी प्रदेश: इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग शामिल है। यहाँ भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मृदा, सिंचाई की सुविधा तथा हरित क्रांति के कारण कृषि का उच्च विकास हुआ है। उद्योग, परिवहन व व्यापार की भी अधिकता है। राज्य: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें राजस्थान का पश्चिमी शुष्क भाग शामिल है।
यह क्षेत्र कम वर्षा, मरुस्थलीय जलवायु व विरल जनसंख्या वाला है। यहाँ खनिज, जैसे फास्फेट, पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिंचाई के लिए नहरों, इंदिरा गांधी नहर का महत्व है। मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग शामिल है। यह क्षेत्र खनिज संपदा, लौह एस्क, बॉक्साइट से भरपूर है। कृषि, वानिकी यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र जनजाति बहुल है व अपेक्षाकृत कम विकसित है। दक्षिणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल शामिल हैं। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। यहाँ काली मिट्टी, कपास के लिए लौह एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। उद्योग, बंदरगाह, सूचना प्रौद्योगिकी व पर्यटन का विकास है। राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा व सिक्किम शामिल है। यह क्षेत्र पहाड़ी, घने वनों व उच्च वर्षा वाला है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, परंतु जल विद्युत, वानिकी, चाय, रबड़ इत्यादि संसाधन प्रचुर मात्रा में है। यह क्षेत्र सामयिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। महत्व, क्षेत्रीय नियोजन में सहायक, संसाधनों को समुचित उपयोग में सहायक, क्षेत्रीय असमानता को समझने में सहायक, संतुलित व सतत विकास के लिए काफी उपयोगी है। याद करने के ट्रिक: उत्तर पर्वत, उत्तर मैदान, पश्चिम मरुस्थल, मध्य खनन, दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वोत्तर वन। डी कैस्ट्रो का जनसंख्या सिद्धांत। डी कैस्ट्रो एक प्रसिद्ध जनसंख्यावादी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सन 1935 में अपनी पुस्तक एसे ऑफ द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। जनसंख्या सिद्धांत की इन्होंने कुछ प्रमुख मान्यताएं बताई। जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि असाकृति के रूप में होती है। प्रत्येक समाज सीमित संसाधनों के आधार पर जनसंख्या का निर्वहन कर सकता है। नैतिक संयम व जन्म नियंत्रण द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है। संक्रमण अवस्था, मृत्यु दर में तीव्र कमी आती है जबकि जन्म दर उच्च रहती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। परिपक्व अवस्था, जन्म दर में कमी आ जाती है और मृत्यु दर के निकट हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होकर स्थिरता की ओर बढ़ती है। कैस्ट्रो के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता: यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि को 3 अवस्थाओं में विभाजित करता है। यह सिद्धांत असाकृति वक्र पर आधारित है। इसमें नैतिक संयम को जनसंख्या नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। प्रत्येक समाज की वहन क्षमता निश्चित होती है। यह सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन पर बल देता है। सिद्धांत के गुण: यह सिद्धांत सरल व तार्किक है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक प्रवृत्ति को समझने में सहायक है। यह संसाधनों की सीमितता पर ध्यान दिलाता है। नैतिक संयम पर बल देकर यह स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। सिद्धांत की सीमा: यह सिद्धांत आदर्शवादी है। व्यापार में लागू करना कठिन है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारकों की उपेक्षा करता है। सभी देशों में परिस्थितियां सामान्य नहीं होती। नैतिक संयम को व्यवहार में अपनाना आसान नहीं होता। डी कैस्ट्रो का जनसंख्या सिद्धांत वृद्धि की व्याख्या करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो 3 अवस्था तथा असाकृति वक्र पर आधारित है। यह सिद्धांत नैतिक संयम व संसाधनों के संतुलन उपयोग पर बल देता है तथा जनसंख्या में आज भी प्रासंगिक है। माथलस का जनसंख्या सिद्धांत। माथलस, टी.आर. माथलस, प्रमुख पुस्तक एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। मुख्य विचार: यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो खाद्य संसाधनों से अधिक हो जाएगी जिससे भुखमरी, गरीबी तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मूल सिद्धांत: यदि जनसंख्या को रोका नहीं गया तो जनसंख्या जाति में गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगी जबकि खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय समांतर श्रेणी में बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप एक ही समय पर जनसंख्या खाद्य से अधिक हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के उपाय: नैतिक संयम, विवाह में देरी, ब्रह्मचर्य का पालन, परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण के साधन, भुखमरी, युद्ध, रोग, बीमारियां, प्राकृतिक आपदा, उच्च मृत्यु दर,
माथलस के सिद्धांत की आलोचना। इसमें तकनीकी प्रगति की अपेक्षा की गई। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को कम आंकने का प्रयास किया गया। सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि हमेशा ज्योतिमय नहीं होती। मानव की सृजनशीलता की अनदेखा की गई है। जीवन स्तर को घटाने पर अधिक जोर दिया गया। यह सिद्धांत बहुत ही निराशावादी है। अव्यावहारिक माने लाए गए सिद्धांत का महत्व। जनसंख्या अध्ययन की नींव रखी। जनसंख्या नियंत्रण के विचार को जन्म दिया। आर्थिक व सामाजिक नियोजन में सहायक। जनसंख्या व संसाधनों के संतुलन पर बल दिया। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अग्रीमेंट। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसे 1992 में रियो अर्थ सम्मेलन और समिट में बनाया गया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। फ्रेमवर्क यह 21 मार्च 1994 से लागू हुआ। इसका सचिवालय बोन, जर्मनी में स्थित है। वायुमंडल में ग्रीन गैसों की सांद्रता के खतरनाक स्तर को बढ़ने से रोकना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अनुसंधान, प्रकृति, वित्त और क्षमता निर्माण में सहयोग करना। मुख्य सिद्धांत सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायी व सतत विकास का अधिकार, विकसित देशों का नेतृत्व करना। क्योटो प्रोटोकॉल यह UNFCCC के तहत 1997 में जापान के क्योटो शहर ने अपनाया। यह पहला कानून रूप से बाध्यकारी समझौता था। यह 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य को निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। केवल विकसित देशों के लिए लक्ष्य निर्धारित। अवधि 2008 से 2012। लक्ष्य वर्ष 1990 से के स्तर की तुलना में औसतन 5.2% उत्सर्जन में कमी। पेरिस समझौता यह 2015 में पेरिस में अपनाया गया। यह 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसमें लगभग सभी देश शामिल हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना। इस सदी के उत्तरार्ध में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य के करीब लाना। मुख्य विशेषता सभी देशों को समान रूप से लागू। हर देश में अपने राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करना। हर 5 वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा, उल्लंघन होना, अनुकूल वित्तीय प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण पर जोर देना। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क स्थापित करना। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विस्तार और गुणवत्ता बनाने के लिए चलाए गए प्रमुख कार्यक्रमों का समूह है। परिचय। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिक समानता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा मिशन शुरू किए गए। इन मिशनों का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये मिशन विशेष रूप से 2000 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 के तहत शुरू किए गए। सर्व शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2001। लक्ष्य समूह 6 से 14 वर्ष के बच्चे। उद्देश्य सभी बच्चों को शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, नामांकन, उपस्थित परीक्षा परिणाम में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता और सामान्य अवसर सुनिश्चित करना, स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2009। लक्ष्य समूह 9 से 12 तक के विद्यार्थी। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में संगत नामांकन अनुपात प्रभावित करना, विद्यालयों में सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय इत्यादि का विकास करना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2017। उद्देश्य डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा पर उपलब्ध करना, ई सामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम और आभासी कक्षाओं को बढ़ावा देना। शिक्षा शिक्षक का राष्ट्रीय मिशन शुरू वर्ष 2009। उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को परीक्षण के मानक निर्धारित करना, एकीकृत व समन्वित शिक्षा प्रणाली को विकसित करना। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2013। उद्देश्य राज्य
विद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार करना, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छता, जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति 2020 लागू वर्ष। मुख्य उद्देश्य समग्र, लचीला, बहुआयामी शिक्षा प्रणाली विकसित करना, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना, मातृभाषा, स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा, कौशल आधारित व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर जोर देना। पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के बीच मात्रा या संख्या या ऊर्जा के संबंध को पिरामिड के रूप में दर्शाता है। मुख्य बातें: यह सदैव सीधा पिरामिड होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर केवल 10% ही स्थानांतर होता है। 10% का नियम महत्वपूर्ण। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार: संख्या पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक के पोषण स्तर पर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यह सामान्यतः सीधा होता है। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। नोट: कुछ परिस्थितियों में यह उल्टा भी हो सकता है, जैसे एक वृक्ष पर कीटों की संख्या अधिक हो, पेड़ों की संख्या कम। जैव द्रव्यमान पिरामिड, बायोमास पिरामिड। यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल शुष्क द्रव्यमान को दर्शाता है। यह सदैव सीधा, सामान्यतः सीधा होता है। पानी का तालाब, घास का मैदान। जलपोध में भी यह उल्टा हो सकता है, क्योंकि फर्टकन व जीवित द्रव्यमान कम हो या संख्या अधिक हो। ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा की प्रति इकाई क्षेत्र समय को दर्शाता है। यह सदैव सीधा होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड इसे माना जाता है। हर साल लगभग 90 हर स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म से देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व का सबसे पुराना पर्यावरणीय संगठन है। यह सरकारों, वैज्ञानिकों इत्यादि को एक मंच में लाकर प्रकृति को संरक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता को बचाने के लिए कार्य करता है। इसका प्रसिद्ध प्रतीक पांडा है। सिटीज कन्वर्सेशन ऑफ नेटवर्क स्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ वाइट फंगो एंड प्लर, इसकी भी स्थापना 1973 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों व पादपों की लुप्त हुई प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। इस संधि पर अब तक 183 देशों से अधिक हस्ताक्षर कर चुके हैं। उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, लुप्त प्रजातियों का आवासों का अध्ययन करना, संरक्षण नीतियों के लिए सलाह लेना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, सतह व कानून व्यापार सुनिश्चित करना। इंटरनेट क्या है? विशाल नेटवर्क। इंटरनेट आजकल हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। उपयोग: जानकारी, ईमेल, ऑनलाइन शिक्षा, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग। प्रमुख घटक: www, ब्राउज़र, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना ईमेल कहा जाता है। इसकी विशेषता: यह कम खर्चीला है, यह सुरक्षित और काफ़ी आसान है। डाटा इंटरप्रिटेशन: सांख्यिक आंकड़ों का विश्लेषण, टेबल के रूप में, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। चतुष्कल्प परिकल्पना: यह परिकल्पना ऑथर थॉमस द्वारा प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का ठोस बाह्य भाग अत्यंत प्राचीन काल में 4 विशाल खंडों में विभाजित था। ये चारों खंड वर्तमान महाद्वीपों के महासागरों के निर्माण के कारण बने। यह एक ऐसा ज्योतिर्मय पिंड है जिसके 4 चतुर्भुज तय होते हैं। ऑथर थॉमस ने पृथ्वी के प्रारंभिक आकृति को ऐसे चतुष्फलक के रूप में माना। परिकल्पना के मुख्य बिंदु: प्राचीन पृथ्वी की आकृति चतुष्फलक के समान थी। इसके चारों कोणों पर 4 महाद्वीप स्थित हैं। इन महाद्वीपों के बीच गहरे गर्त थे जहां महासागरों का निर्माण हुआ। भू आंतरिक शक्तियों के तापीय संकुचन के कारण चतुष्फलक ये 4 खंड अलग अलग दिशाओं में सरक गए। इसी प्रक्रिया से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और आज की महाद्वीपीय महासागर संरचना का निर्माण हुआ। चतुष्फलक के 4 खंड: अफ्रीका खंड, दक्षिण अमेरिका खंड, प्रशांत खंड, यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका खंड।
परिकल्पना की सीमा। यह परिकल्पना मात्र एक ज्योतिमय कल्पना है। इसके पीछे कोई ठोस यांत्रिक कारण नहीं है। महासागरों के बनने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं कर पाए। बाद में हैरी हेस ने सागर तलय प्रसरण सिद्धांत तथा प्लेट वित्तकानी सिद्धांत इससे अधिक वैज्ञानिक रूप में समझाए गए। महत्व: इस परिकल्पना ने महाद्वीपीय विस्थापन के विचारों को मजबूत किया। बाद में यह परिकल्पना प्लेट वित्तकानी सिद्धांत की पर्वतीय पीठ सिद्ध हुई। आधुनिक भूविज्ञान में महाद्वीपों की गतिशीलता को समझने की आधार बनी। चतुष्फलक परिकल्पना ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का बाहरी भाग 4 प्रमुख खंडों में विभाजित था, जिसके विस्थापन से वर्तमान महाद्वीप व महासागर बने। आर्कियन, पैलेozoic, मेसोजोइक, नियोजोइक एरा। आर्कियन काल: यह पृथ्वी का सबसे प्राचीन काल है। इस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। बार बार ज्वालामुखी व भूकंप आते थे। जीवन के कोई परिणाम नहीं मिले। वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में बदल गया और वह महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर कठोर हुई और प्राचीनतम अग्न्याय चट्टानें ग्रेनाइट नीस का निर्माण हुआ। भारत में आर्कियन चट्टानें, द्रावण क्रम की चट्टानें, चेक्रलाइट, कोलाइट इत्यादि का विकास हुआ। मुख्य विशेषता: जीवन के कोई परिणाम नहीं, बहुत अत्यधिक ज्वालामुखी क्रियाएं, अग्न्याय चट्टानों का निर्माण, महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय खंडों का निर्माण। पुराजीवी काल, पैनोजोइक एरिया। इसे प्राचीन जीव युग कहा जाता है। लगभग 600 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व इसे प्राचीन जीवन युग कहा गया। इस काल में जीवन का विकास मुख्यतः जल में हुआ। स्थल पर जीवन का प्रारंभ हुआ। कई बार हिमयुग आए। कोयला बनने वाले बड़े बड़े वन विकसित हुए। पर्वत निर्माण की प्रमुख घटनाएं कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सेलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनोफोरस, प्रीमियन। मध्यजीवी काल: इसमें रेंगने वाले जीवों का युग कहा जाता है। इस काल में विशालकाय डायनासोर धरती पर छाए रहे। पहली बार पक्षी तथा स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। पेल्जियम महाद्वीप का खंडन हुआ। जलवायु गर्म शुष्क थी। समुद्रों का विस्तार हुआ। टेरासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। टेरासिक काल 250 से 200 वर्ष मिलियन पूर्व। मुख्य विशेषता: डायनासोर का प्रारंभ, स्तनधारियों का उद्भव। जुरासिक 200 से 145 मिलियन वर्ष। डायनासोर का उत्तर, पक्षियों का विकास। क्रेटेशियस फूलदार पौधों का विकास। डायनासोर का अंत। नवजीवीय महाकल्प: इसे नवजीवीय युग का काल कहा जाता है। स्तनधारी जीवों का विकास, मनुष्य का विकास इसी युग में हुआ। हिमयुग आए। जलवायु में परिवर्तन हुआ। यही वर्तमान काल जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ। सागरीय ऊर्जा संसाधन: सागरीय जल व समुद्र की प्राकृतिक प्रक्रियाएं, तरंग, ज्वार भाटा, तापीय अंतर, लवणता अंतर, पवन धाराएं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सागरीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। मुख्य ऊर्जा संसाधन: तरंग ऊर्जा। सागर की सतह पर चलने वाले तरंगों में अपार ऊर्जा होती है। हवाओं के कारण तरंगें बनती हैं जो तटों की ओर बढ़ती हैं। उपयोग है: बिजली उत्पादन, जल संशोधन संयंत्र चलाना, छोटी मशीनों को चलाना। ज्वार भाटा ऊर्जा: चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र के जल में निर्मित है। उच्च व नीच ज्वार भाट आते हैं। ज्वार के समय जल बांधों, जलाशयों को एकत्रित किया जाता है। जल का ऊपर उठना, जल का नीचे गिरना। भाटे के समय इसे छोड़कर टरबाइन बिजली बनाई जाती है। उपयोग है: विद्युत उत्पादन, तटीय क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति, ताप अंतर ऊर्जा। समुद्र की सतह का जल गर्म व गहरे जल का ठंडा होता है। इन दोनों तापों के अंतर का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा उष्णकटिबंधीय समुद्र में अधिक उपयोगी होती है। उपयोग: नियंत्रण व स्वच्छ बिजली उत्पादन, समुद्र जल का शीतलीकरण, पेयजल प्राप्त करना। लवणता अंतर ऊर्जा: मीठे जल व खारे जल की लवणता अंतर के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। जब नदियों का मीठा जल समुद्र के खारे जल में मिलता है तो इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा: समुद्र में स्थायी और तीव्र हवाएं चलती हैं। अपतटीय क्षेत्रों में पवन टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। सागरीय ऊर्जा जल संसाधन भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्वच्छ और सतत विकास है। इसका संरक्षण उपयोग हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। महासागरीय कटक व गर्त:
महासागर के तल पर विभिन्न शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख है कटक वैकृत महासागरीय कटक। ये लंबी पर्वतमाला जैसी उभरी हुई संरचना होती है जो महासागरों के मध्य भाग में पाई जाती है। यह मुख्यतः मध्य महासागरीय कटक के रूप में जानी जाती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले मैग्मा से निकलने वाली अपसारी प्लेट सीमा के कारण होती है। यह कटक महासागरीय परपट्टी के निर्माण प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख कटक मध्य अंटार्कटिका कटक, पूर्वी प्रशांत कटक, हिंद महासागरीय कटक, महासागरीय ग्रत। यह लंबी, संक्रिय व अत्यंत गहरी अवनतियाँ हैं जो आमतौर पर महाद्वीपीय सीमाओं के